डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने के बाद अब भारत रत्न देने की उठी मांग। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न देने की मांग की। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से किया आग्रह। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की समीक्षा बैठक में स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता, योजनाओं के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई। बीएसके ऐप उपस्थिति से जुलाई से मिलेगा शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन। ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः प्रवेश पर विशेष जोर। बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार। अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के 6 ठिकानों पर ईओयू की ताबड़तोड़ छापेमारी। ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा किया। छापा में ज्ञात आय से 103.94% अधिक संपत्ति मिली। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव के झारखंड की खबरों से, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नायक दिशोम गुरु स्वर्गवासी शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने पर पूरे झारखंड राज्य और देश स्तर पर लोग खुशी मना रहे हैं। तो वहीं जेएमएम द्वारा इस सम्मान का स्वागत किए जाने के साथ साथ दिवंगत नेता को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की भी मांग की जा रही है। इसी क्रम में झामुमो के केंद्रीय महासचिव राज्य एवं पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने माननीय राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए मंगलवार को गढ़वा जिला स्थित अपने आवास से एक संदेश जारी किया है और ये कहा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित होना गर्व की बात है। हालांकि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। मिथिलेश ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि दिशोम गुरु ने जिस तरह से समाज के लिए कार्य किया है वो सराहनीय है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पूरे देश में जो दूसरे तीसरे श्रेणी में पद्म भूषण का जो सामाजिक क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए पद्म भूषण एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। लेकिन गुरुजी का जो कद है वो भारत रत्न से कम गुरुजी को नहीं मिलना चाहिए। आपकी इस स्थिति में पद्म भूषण का पुरस्कार हम तो स्वागत करते हैं और बहुत खुशी है। पूरे राज्य की जनता आज गदगद है कि पद्म भूषण की उपाधि आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपी सोरेन जी ग्रहण करेंगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हम ये मांग करेंगे कि गुरुजी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। अगली खबर, नीट सहित देश के विभिन्न परीक्षा से जुड़े व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए झारखंड कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है। इस कड़ी में रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह मीडिया संयोजक लाल किशोरनाथ शाहदेव ने देश में परीक्षाओं की बदहाली, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि साल 2014 से 2024 के बीच देश में लगभग 79 पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसके कारण 48 बार दोबारा परीक्षाएं करानी पड़ी हैं। तो वहीं किशोरनाथ शाहदेव ने दावा किया है कि एक अन्य अध्ययन के अनुसार महज 5 सालों में 15 राज्यों के भीतर 41 पेपर लीक हुए। इससे 1 लाख से कुछ अधिक पदों के लिए संघर्ष कर रहे करीब 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य उधर लटका हुआ है। जबकि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का नियम है। इसके बावजूद राजस्थान समेत कई राज्यों में पेपर लीक नहीं रुके, जो ये दर्शाता है कि सिर्फ कानून बना देने से जमीन पर बदलाव नहीं होता है। इस मौके पर कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश मुंजनी ने मांग करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिर से ली गई परीक्षा में जिस तरह से वायुसेना का सहयोग लिया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र का शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से फेल है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को पद पर बने रहना उचित नहीं है। इसके अलावा सम्मेलन में शामिल कांग्रेस मीडिया संयोजक डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ ने कहा कि सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़े ही उसकी कछुआ चाल को बयां कर रहे हैं। तो उस वक्त
यूपीए टू कांग्रेस की सरकार थी जो लीड कर रही थी, 4.77% बजट का एजुकेशन पे खर्च होता था, कुल बजट का। और आज देख लीजिए कितना है, 1% भी कुल बजट का ये लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे नॉन सीरियस सरकार है, केंद्र की सरकार है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से इनके नॉन सीरियसनेस की वजह से छात्रों ने आत्महत्या किया है, 93 छात्र आत्महत्या किया है, ये दर्शाता है कि सरकार चलाने में फेलियर है। अगली खबर, झारखंड के बोकारो में आगामी मोहर्रम त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज सुबह बोकारो पुलिस ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया। बोकारो के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा के नेतृत्व में आज सुबह ठीक 10:30 बजे सीवनडी क्षेत्र में एक हाई लेवल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य मुहर्रम के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटना और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना है। खुद पुलिस अधीक्षक इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभालते नजर आए। आपको बता दें कि सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस अब तकनीक का भी सहारा ले रही है। पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशानुसार जिले के सभी थानों को विशिष्ट अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। मराफारी थाना क्षेत्र समेत जिले के तमाम जुलूस मार्गों का ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया जा रहा है। विशेष तौर पर रूट में पड़ने वाले ऊंचे भवनों और छतों की निगरानी ड्रोन से की जा रही है ताकि कोई भी शरारती तत्व सुरक्षा में सेंध न लगा सके। प्रशासन केवल असामाजिक तत्वों पर ही नहीं बल्कि जुलूस के रास्ते में आने वाली हर बाधा पर नजर रख रहे हैं। बोकारो जिला के सभी मोहर्रम अखाड़ों और जुलूस मार्गों का बारीकी से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। रास्ते में लटक रहे बिजली के हाई टेंशन तार, पेड़ों की झुकी हुई डालें और सड़कों पर व्यवधान पैदा करने वाले हर अवरोधक को हटाया जा रहा है ताकि मुहर्रम का जुलूस पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। बोकारो पुलिस की इस तत्परता ने साफ कर दिया है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे जहां बेरमो के तेनू घाट ओपी क्षेत्र अंतर्गत नैनाटांड गांव में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब गांव में प्रतिबंधित मांस मिलने की खबर फैल गई। इस सूचना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य सड़क को कई घंटों तक जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह गाँव के कुछ लोगों को एक घर में प्रतिबंधित मांस रखे होने की भनक लगी। देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और ग्रामीणों में आक्रोश भड़क उठा। घटना की सूचना मिलते ही तेनुघाट ओपी प्रभारी भजन लाल महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि ग्रामीण आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और उसे जेल भेजने की मांग पर अड़े रहे। जब बातचीत से समाधान नहीं निकला तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेरमो के एसडीएम मनोज कुमार, डीएसपी सहित अन्य थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने में जुट गए। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबर की, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार और आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। ईओयू की अलग अलग टीमों ने पटना, दिल्ली और नोएडा समेत उनके 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। शुरुआती जांच में ही करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का एक्शन लगातार जारी है। ताजा मामला भवन निर्माण विभाग पटना के अधीक्षण अभियंता सह निदेशक पवन कुमार का है। पुख्ता जानकारी और सत्यापन के बाद ईओयू ने पवन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। विशेष न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद आज सुबह से ही पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी शुरू की गई। शुरुआती जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरोपी इंजीनियर पवन कुमार के पास शुरुआती जांच में ही 3 करोड़ 89 लाख
69,000 रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है। ये उनकी वैध और ज्ञात आय से करीब 103.94% ज्यादा है। यानी साफ है कि पद पर रहते हुए काली कमाई का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया। भ्रष्टाचार की जड़ें सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं थी। ईओयू की अलग अलग टीमें इस वक्त पवन कुमार के कुल 6 ठिकानों को खंगाल रही हैं। ईओयू के सूत्रों का कहना है कि छापेमारी पूरी होने के बाद इस बात का विस्तृत खुलासा होगा कि नोटों के बंडल, जमीन के कागजात और सोने चांदी के रूप में कुल कितनी अकूत संपत्ति जब्त की गई है। इस बड़ी कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की, जहां रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता, योजनाओं के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी विद्यालयों में साफ सफाई, मरम्मत कार्य, पाठ्य पुस्तक, गणवेश और साइकिल वितरण समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही 31 जुलाई 2026 तक ड्रॉप आउट बच्चों को विशेष अभियान चलाकर दोबारा स्कूलों में दाखिला दिलाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में शिक्षण गुणवत्ता को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 12 खड़ी और 20 तक के पहाड़े तक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को 25 तक के पहाड़े, हिंदी और अंग्रेजी की धारा प्रवाह पढ़ाई आनी चाहिए। अधिकारियों को नियमित स्कूल निरीक्षण और शिक्षण व्यवस्था की सतत निगरानी के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा जर्जर स्कूल भवनों की सूची तैयार कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा कार्यालयों में संलग्न शिक्षकों और उनकी मूल पद स्थापना पर लौटाने के आदेश भी दिए गए। बैठक में यह भी तय किया गया कि शैक्षणिक स्तर 2027-28 से प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया और नया स्तर 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसी दिन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, गणवेश और साइकिल वितरण भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बीएस के ऐप आधारित उपस्थिति व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया गया कि वर्तमान माह में किसी कर्मचारी या शिक्षक के वेतन में कटौती नहीं होगी, लेकिन जुलाई से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का ऐप पर पंजीयन अनिवार्य होगा तथा वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा। अगली खबर, अंबिकापुर की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब मेयर मंजूषा भगत और भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल ऑडियो में कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने के नाम पर संचालक से बड़ी रकम की मांग किए जाने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद शहर की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो चला है। वायरल ऑडियो को लेकर विपक्षी और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मेयर मंजूषा भगत ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि ये उनके और भाजपा जिलाध्यक्ष की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से रची गई सुनियोजित साजिश है। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने की नीयत से कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मेयर ने आजक थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान वे भावुक भी नजर आई। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और पूरे मामले की जांच जारी है। शाम के किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि दीदी इंटरनेट में, फेसबुक में सब आपके द्वारा किसी ने आईडी जारी किया है और आपके खिलाफ। तो मैंने जाके वहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाके देखा तो मेरे को बिल्कुल पहले तो एकदम समझ में नहीं आया, फिर इससे टेंशन में आ गई। लेकिन कहीं से मुझे नहीं लगता कि वो मेरी आवाज़ है कि हमारे द्वारा कभी ऐसे बात हुई है। पर मुझे वैसे फिर अचानक मैं टेंशन में आई, किसी ना किसी का तो षड्यंत्र ही होगा। यही सोच के आज मैं आजजा थाना आई हूँ और मैं यहाँ के थानेदार से भी रिक्वेस्ट की कि इस संबंध में जो ऑडियो कल वायरल हुआ है बारीकी से जांच हो और जिसने संबंधित जो व्यक्ति, उसमें ऑडियो में ये भी दिखाया गया था, अनुराग मिश्रा करके व्यक्ति का वो ऑडियो सुनाई दे रहा था, तो उस बारीकी से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। महापौर मैडम उनके साथ में एक अनुराग मिश्रा नाम के व्यक्ति के द्वारा कूट रचित फर्जी ऑडियो क्लिप प्रसारित
कर सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठा धूमिल करने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र लाकर पेश करी है और उन्होंने आवेदन में आग्रह किया है कि इस पर विधिवत कार्रवाई की। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र की 3 युवतियां चेन्नई में फंस गई थी, जिन्हें नौकरी का झांसा देकर तमिलनाडु के कांचीपुरम ले जाया गया था। अब घर लौटने के एवज में उनसे 10-10 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। परेशान युवतियों ने चेन्नई से सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो से संपर्क कर मदद की मांग की। विधायक की तत्काल पहल और प्रशासनिक तालमेल के बाद अब तीनों युवतियों को सकुशल छत्तीसगढ़ वापस लाया जा रहा है। सीतापुर के भरतपुर, बेलजोरा और बिनई गांव की रहने वाली इन युवतियों को सिलाई ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट के नाम पर बाहर भेजा गया था, जहां धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद उन्होंने विधायक को फोन कर आपबीती सुनाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक राम कुमार टोपो ने पुलिस और प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लाकर युवतियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई। विधायक ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि किसी भी परेशानी में वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह चेन्नई से हमको 3 बच्चियों का फ़ोन आया था कि उनको चेन्नई में बंधक बना लिया गया है और अभी लगभग 12:30 बजे उन बच्चियों को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया है और वो बच्चे वापस छत्तीसगढ़ को आ रहे हैं। बहुत जल्द हम सभी के बीच में वो लोग पहुँच जाएंगे। हमने मदद भी भेजी है। कभी भी ऐसे किसी को भी समस्या होती है तो आप सीधे हमको संपर्क करें ताकि आपको मदद पहुँचाई जा सकती हो, लेकिन साथ ही साथ जागरूक भी रहें। कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इसके लिए आवश्यक नंबरें भी साथ में रखें और ज़रूरत पड़ने पर आप सीधा संपर्क करें। अगली खबर कोरबा से है, जहां शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत पुलिस के विशेष दल यानी चीते शहर की सड़कों पर उतरे और आदतन अपराधियों, गुंडा बदमाशों तथा असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की गई। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की, जहां महाराष्ट्र के उल्लासनगर में नाले की सफाई के दौरान बच्चों की जान जोखिम में डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा नाले सफाई का काम शुभम कंस्ट्रक्शन नामक ठेकेदार को सौंपा गया है, लेकिन इसी काम के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किए जाने का वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मामला उल्लासनगर के कैंप नंबर 1 स्थित राजीव गांधी नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पोकलेन मशीन के जरिए नाले की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान ठेकेदार का एक कर्मचारी 4 से 5 छोटे बच्चों को पोकलेन मशीन के बकेट में बैठाकर ऊपर नीचे घुमाता दिखाई दिया। मेरे पास तो आई विटनेस है जिसने वो वीडियो शूट किया है, उसने क्लियर देखा है वो बच्चों को उसमें रोटेट कर रहा था इधर से उधर। जब वो वीडियो बनता हुआ देखा तो उसने घबरा के उनको उतारा। कल को बच्चे की घुमाते हुए एक आधा बच्चा उसमें नीचे गिर जाता, उसकी दुर्घटना में हत्या हो जाती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जेसीबी ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्टर, जेसीबी का मालिक के जो हमारे आगे वार्ड इंचार्ज है ऐसा ही वो जिम्मेदारी लेंगे। वो बच्चे वहां पे के स्थानीय के रहवासी है, कैसे उसने उनको बकेट में बैठा है वो मुझे नहीं पता, बट जो सामने वीडियो है उनको उसमें झूला दे रहा था या उनसे ये कॉर्नर का कचरा साफ करा रहा था। कहना चाहेंगे पुलिस ने क्या किया इस मामले को? सर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की मैंने पुलिस से मांगनी की है और माननीय आयुक्त मैडम से मैंने यह मांगनी की है जो संबंधित अधिकारी है उनको सस्पेंड किया जाए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की। राजस्थान के राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने डीडवाना कुचामन जिले के नवा विधानसभा क्षेत्र के कुचामन उपखंड की ग्राम पंचायत परेवडी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों से अधिक आमजन को लाभान्वित किया जाए। इस अवसर पर चौधरी ने पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीना, तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल एवं ब्लॉक विकास अधिकारी अजीत सिंह सहित 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान शिविर में उपस्थित आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री गजलाल जी की इस ओर से सरकार की आम लोगों के जो भी छोटे काम हैं
उनको दूर दराज नहीं जाना पड़े, उनके पंचायत स्तर पर ही उनका निपटान हो जाए, बंटवारे का हो, पट्टे का हो, शुद्धिकरण का हो, हर विभाग के जो भी सरकार की योजनाएं उनका लाभ आमजन को मिले और वही उनके घर बैठे मिले। उसके लिए ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया और उसी की तर्ज पर नगरीय क्षेत्र के अंदर। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।